Welcome back engineering physics class. Myself Dr. Anchala, assistant professor in AVSIT गाजियाबाद। हम अपनी यूनिट सेकंड डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। लास्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था, साथ में उसका फॉर्मूला भी हमने वहाँ पर ड्राइव किया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड साथ में ही हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइंग इक्वेशन फॉर द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसी टॉपिक का नाम, इसी को मॉडिफाइड एम्पेयर लॉ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट, कि डिस्प्लेसमेंट करंट बेसिकली क्या होती है। सबसे पहले इसका आइडिया कहाँ से आया, किसने इस आइडिया को दिया, और क्या इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी में रोल है। तो अगर हम देखें तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसका बेसिक आइडिया जो है सबसे पहले मैक्सवेल ने इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को देने वाले कौन थे? मैक्सवेल थे। क्लियर? मैक्सवेल ने ये कहा, उनका कहना था कि केवल करंट ही कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे कि फेराडेज ने कहा था या दूसरे जो साइंटिस्ट थे उनका कहना था कि जो कंडक्टर है उसमें केवल मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने वाला करंट ही नहीं है, बट ए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स इसका क्या मतलब हो गया कि जब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है तो जो वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो करंट के इक्विवेलेंट होगा, बिकॉज करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करती है। बट मैक्सवेल ने आर्ग्यू कहा, मैक्सवेल ने पोस्टुलेट दिया, उनका कहना था कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। सो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ? करंट के इक्विवेलेंस हो गया, जो जब तक फ्लो करेगी जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा। सो ये जो इक्विवेलेंट करंट है ये सेम मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है, जैसे कि जो ऑर्डिनरी करंट या हम जिसको कहते हैं जो कंडक्शन करंट है जितना वो प्रोड्यूस करती है, उसी तरीके से ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो दिस इक्विवेलेंट करंट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट करंट। बिकॉज क्यों? क्योंकि जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, और इसका आइडिया सबसे पहले उसको अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग से मिला था। बिकॉज जब सर्किट में स्विच ऑन की जाती है तो क्या होगा? करंट कैरी होगी, करंट फ्लो होगी, बट इन बिटवीन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं उनके बीच में तो कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है। बट मैक्सवेल ने ये देखा कि जब उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में निडल रखी जाती है तो वो भी वहां पर डिफ्लेक्ट होती है। तो उस निडल के डिफ्लेक्शन होने का कारण क्या था? कि इसका मतलब वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड है इट मीन्स वहां पर करंट है, बट वहां पर तो कोई चार्ज फ्लो नहीं हो रहा था, कोई करंट फ्लो नहीं हो रही थी। तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का क्या रीजन है? क्यों मैग्नेटिक फील्ड है वहां पर? उस मैग्नेटिक फील्ड का रीजन वहां पर होता है चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बिकॉज क्योंकि चार्ज जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट पे अकोमलेट हो जाते हैं, जिसके वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है वहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीच में वहां पर कंपास रखी गई थी उसमें डिफ्लेक्शन पाया गया। इट मीन्स वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया कि इसका मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, कि वहां पर करंट है। बट ये करंट कौन सी थी? ये करंट कंडक्शन करंट नहीं थी, ये करंट चार्ज के फ्लो के कारण नहीं थी, ये इस करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहीं से डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया आया था, और इसी की वजह से जो हमारा आपने 12th में एम्पेयर सर्कुलर लॉ पढ़ रखा है उसमें मॉडिफाई होने की, कि उसको मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि जो एम्पेयर सर्कुलर लॉ है वो गलत है, बट उनका कहना था कि एम्पेयर सर्कुलर लॉ जो है वो अधूरा है, उसमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। क्लियर? तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट को आपने समझ लिया कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। तो हम इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, जो एग्जाम में अलग से 2 मार्क्स में भी पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द डिस्प्लेसमेंट करंट। तो यहाँ पर मैंने डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन लिखी हुई है,
उसको मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ एक बार कि द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय मैक्सवेल। सबसे पहले किसने इसको इंट्रोड्यूस किया था? मैक्सवेल ने। कि मैक्सवेल पोस्टुलेटेड दैट it is not only the current in a conductor that produces a magnetic field, but a changing electric field in vacuum or in a dielectric also produces a magnetic field. It means that a changing electric field It means that a changing electric field is equivalent to a current which flows as long as the electric field is changing. So this equivalent current in vacuum or dielectric produces the same magnetic effect as an ordinary or conduction current in a conductor. And this equivalent current is known as displacement current. इसी इक्विवेलेंट करंट को क्या नाम दिया जाता है? डिस्प्लेसमेंट करंट का। मैक्सवेल रीडिफाइंड दैट द करंट डेंसिटी इन एम्पियर मैग्नेटिक सर्कुटल लॉ इज नॉट जे, कि वो जे नहीं है बट क्या है? जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी के इक्वल है। जहां पर ये जो डेल डी ओवर डेल टी है, वेयर डेल डी ओवर डेल टी the displacement current density, displacement current density, clear? and J क्या है? J simply conduction current density, J as the conduction current density. क्लियर? अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं कि जो इन्होंने लॉ को, जो एम्पियर सर्कुटल लॉ था उसको जो मॉडिफिकेशन किया बाय मैक्सवेल, कि वो किस तरीके से मॉडिफाई किया गया था उसको देख लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे अपना मॉडिफाइंग इक्वेशन फॉर द कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टू सेटिस्फाई कंटिन्यूटी इक्वेशन, और इसी को बोला जाता है मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ एंड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। क्लियर? तो हम अपना स्टार्ट करते हैं एम्पियर सर्कुटल लॉ से, जो आपने पहले से 12th में स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है। स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन बी, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज, क्या था कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट dl इक्वल टू म्यू टाइम्स आई, ये आपका पढ़ा हुआ है। दिस इज द एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है, आई को हम फिर से करंट डेंसिटी की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो क्या आ जाए, लिखा जाएगा हमारा b डॉट dl इक्वल टू म्यू टाइम्स आई को हम लिख सकते हैं सरफेस इंटीग्रल j डॉट ds। दिस इज इक्वेशन 2। यहाँ पर हम अपनी स्टोक्स थ्योरम को यूज कर रहे हैं। स्टोक्स थ्योरम का क्या काम होता है कि वो लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। लिखेंगे यूजिंग स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या होती है? स्टोक्स थ्योरम कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। तो हम इसकी LHS में अपने स्टोक्स थ्योरम को यूज कर रहे हैं कि क्या हो जाएगा वो इक्वल सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी, सॉरी यहां पर लिखेंगे हम डेल क्रॉस बी, इट मीन्स कर्ल। डेल क्रॉस का मतलब होता है कर्ल। दिस इज द इक्वेशन 3। अगर हम यहाँ पर जर्नल स्टोक्स थ्योरम का स्टेटमेंट देख लें तो क्या होता है, उसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। स्टोक्स थ्योरम क्या करती है? वो स्टोक्स थ्योरम का वर्क है कि जो लाइन इंटीग्रल को, लाइन इंटीग्रल ए डॉट dl इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ ए
डी एस की लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर देती है। तो हमने इसी थ्योरम को अपनी एलएचएस में यहाँ लगा दिया, तो क्या बनी हमारा स्टेटमेंट, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डी एस। अब अगर हम इक्वेशन 2 एंड 3 को देखें तो लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, देखिए दोनों की एलएचएस सेम है, तो क्या मिलेगा हमें, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस बी डी एस इक्वल टू म्यू टाइम्स सरफेस इंटीग्रल जे डॉट डी एस। दोनों तरफ हमारे पास सरफेस इंटीग्रल आ गया, क्या लिख सकते हैं हम, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे। ये हमारी इक्वेशन 4 हो गई। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस लेंगे इसका, तो लिखेंगे हम टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ अबव इक्वेशन। इस इक्वेशन का हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ डाइवर्जेंस ले रहे हैं। डाइवर्जेंस लेने का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ हमको डेल डॉट लेना है। क्लियर, दिस इज द डाइवर्जेंस। क्लियर, डेल क्रॉस बी इट मीन्स कर्ल बी इक्वल टू डेल डॉट म्यू टाइम्स जे। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। अब मैथ में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसके अकॉर्डिंग द डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी इज ऑलवेज 0। तो हम यहां पर इसको नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग, आपको ये ध्यान याद रख लेना है कि अकॉर्डिंग टू वेक्टर आइडेंटिटी the divergence of curl of any vector quantity is 0। तो इस प्रॉपर्टी के, इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, इसका एलएचएस 0 हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो बाय वेक्टर आइडेंटिटी, इस तरीके से हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, सो फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी, ये क्या हो जाएगा आपका, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू 0। जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इसका जो राइट है, देयरफॉर डेल डॉट म्यू टाइम्स जे इक्वल टू 0। इट मीन्स क्या हो गया, डेल डॉट जे किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये आपकी इक्वेशन 7 हो गई, 6 हो गई, सॉरी। अभी अगर हम अपनी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को देखें, जरा उसको लिख लें कि वो क्या थी, बट द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, उसके अकॉर्डिंग हमने डेल डॉट जे की वैल्यू को क्या निकाल रखा है, माइनस डेल रो ओवर डेल टी। दिस इज इक्वेशन 7। इसका मतलब अगर हम एम्पियर सर्कुलर लॉ से स्टार्ट करते हैं तो हमें क्या पता चला कि ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को सेटिस्फाई नहीं करती। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ और इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है। इसका मतलब जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है उसको मॉडिफिकेशन की जरूरत है। वो गलत नहीं है बट उसको मॉडिफाई होने की ज़रूरत है। इसीलिए मैक्सवेल ने इस एम्पियर सर्कुलर लॉ को मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई किस तरीके से किया, उसमें इन्होंने एक एक्स्ट्रा एडिशनल टर्म को ऐड कर दिया जो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां पर हम स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं कि इक्वेशन 6 एंड 7
contradict each other. So Maxwell resolved this problem कैसे रिजॉल्व की उन्होंने कि लेट अस ऐड unknown term JD in इक्वेशन 4 में इन्होंने एक टर्म को ऐड कर दिया। अब अगर हम इक्वेशन 4 में टर्म ऐड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा हमें। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं हम। इक्वेशन 4 में डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे था, वहां पर इन्होंने जे डी को ऐड कर दिया, ये बन गए। दिस इज इक्वेशन 8। अब सिमिलर मैथ क्या है, यहाँ पर हमने फिर से इसका हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस ले रहे हैं दोनों तरफ। तो क्या लिखेंगे हम, टेकिंग डाइवर्जेंस ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या कर रहे हैं हम, डाइवर्जेंस ले रहे हैं। डाइवर्जेंस लेने का वही मीनिंग कि डेल डॉट करना, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स, दोनों में सेपरेट डाइवर्जेंस लेना पड़ेगा, डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी। क्लियर। अब फिर से वेक्टर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लिख सकते हैं हम फ्रॉम वेक्टर आइडेंटिटी क्या हो गया, डेल डॉट डेल क्रॉस v इक्वल टू 0। इट मीन्स ये इसका जो राइट पार्ट है वो भी 0 हो जाएगा। क्लियर। तो लिख देंगे हम, सो डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डी इक्वल टू 0। तो हमें यहां से क्या मिलता है कि डेल डॉट जे डी इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, डेल डॉट जे डी इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे। ये हमारी इक्वेशन 9 हो गई। यहां पर हम इक्वेशन 7 को जरा यूज कर लें कि यूजिंग इक्वेशन 7 के अकॉर्डिंग हमने डेल डॉट जे की वैल्यू को निकाल रखा है। तो क्या मिलेगा हमें, डेल डॉट जे डी इक्वल टू डेल रो ओवर डेल टी। ये हमारी इक्वेशन हो गई 10। अब जो हमारे गॉस लॉ है उसका हम यहाँ पर डिफरेंशियल फॉर्म को यूज कर रहे हैं। तो उसकी हम डिफरेंशियल फॉर्म लिखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द डिस्प्लेसमेंट, या डिफरेंशियल लिखेंगे हम यहाँ पर, बट अकॉर्डिंग टू डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉसेस लॉ, क्या था वो, उसके अकॉर्डिंग डेल डॉट डी इक्वल टू रो। इट मीन्स रो की जगह हम क्या रख सकते हैं वहां पर, डेल डॉट डी। तो हमारी इक्वेशन 10 क्या बनेगी, डेल डॉट जे डी इक्वल टू डेल ओवर डेल टी, और रो को हम क्या लिख सकते हैं, डेल डॉट डी। क्लियर। डेल हम बाहर निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, डेल डी ओवर डेल टी। तो जो मेरी वैल्यू है जे डी की, वो वैल्यू क्या आ जाएगी, जे डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल डी ओवर डेल टी। और इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। तो जो एम्पियर का लॉ था वो अब क्या बन गया, तो हम यहां पर लिख सकते हैं 10 द modified
एम्पियर लॉ, उसकी क्या फॉर्म बन गई अब, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे ना होकर क्या होगा, जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी। इसी को बोलते हैं एम्पियर मॉडिफिकेशन लॉ, कि जिसमें करंट डेंसिटी के साथ दूसरी टर्म क्या आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी, जिसको जो डेल डी ओवर डेल टी है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। उसकी नीड क्यों हुई थी, क्योंकि जो एम्पियर का सर्कुलर लॉ था वो अधूरा था। अधूरा क्यों था, क्योंकि वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा था। क्लियर, तो इसीलिए मैक्सवेल ने उस लॉ को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके पता चला कि उसकी जो फॉर्म आती है वो आती है डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू टाइम्स जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, कि उसमें एक डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की टर्म भी ऐड होनी चाहिए। तो आज हमने बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करंट का आइडिया या कहीं कॉन्सेप्ट को स्टडी किया, साथ में हमने एम्पियर मॉडिफाई लॉ का फॉर्मूला भी ड्राइव किया। इसको आप अपनी कॉपी पे नोट कीजिए और अच्छे से लर्न कीजिए। थैंक यू।